दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सियासत मुद्दों पर चलती है, पर क्या कभी आपने मुद्दा विहीन सियासत देखी है? असल में झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज की जो कार्यवाही थी उसे मुद्दा विहीन सियासत ही कहा जाएगा। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों? आज विरोध इस बात पर था जो बिल सदन में इस सत्र में आना ही नहीं था। जब सरकार ने कह दिया कि भाई ये बिल हम लेकर के नहीं आ रहे हैं, फिर इसको लेकर के विरोध हुआ। विरोध इस बात पर हुआ कि सहायक पुलिसकर्मियों को स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है। अरे भाई, जब आप ही सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली करने के लिए आपने अपनी जो नियुक्ति निकाली उसके कंडीशंस ऐसे रखें कि वो कभी स्थायी हो ही नहीं सकते, और उसके बाद आप इस सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे आज के विधानसभा सत्र के दौरान। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी वो इसी बात पर होगी कि क्या जो मुद्दा हाथ लग गया उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश होनी चाहिए, या फिर हर दल का कोई एक स्टैंड होता है, कोई एक मुद्दा होता है, कोई एक रणनीति होती है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। कुछ विधायकगण हमारे साथ जुटेंगे जिनके साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आज के दिन की कार्यवाही को समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर से लेकर अंदर तक लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर बीजेपी हमलावर दिखी, पर सत्ता पक्ष ये समझ नहीं पाया कि जिस बिल को इस बार सदन में लाया ही नहीं जाना है, उस बिल को लेकर विरोध क्यों हो रहा था। वहीं इस दौरान बीजेपी के पुराने नेता पीछे दिखे और दूसरे दलों से आकर विधायक बने बीजेपी नेता फ्रंट लाइन में नजर आए। सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी की विधायक फिलहाल जो है सदन के बाहर धरना पर बैठे हैं। आंसू विधायक जो है गोमिया से, वो भी इस वक्त मौजूद, और इस तरह से देखा जा सकता है कि तख्तियों के सहारे बीजेपी जो है अपना जो मुद्दा है वो सदन के बाहर जो है पहुंचा रही है। मैं कह रहा हूँ कैबिनेट से तो सरकार ने पास की है, हम लोग क्या कह रहे हैं सरकार उसको वापस करे। कैबिनेट से पास हुआ है, बिल नहीं ला रहे हैं, विषय ये नहीं है, बिल तो कभी भी वो ला सकते हैं। इसलिए सरकार को उस बिल को जिसमें प्रोटेक्शन, जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी आज जमीन लुटवाने का जो बिल ला रही है, इसकी भारतीय जनता पार्टी सभी विधायक उसका घोर उसकी विरोध करते हैं। सर्वन होश में आए और ये दलित विरोधी जो कार्य उन्होंने इसे 8 महीने के अंदर करके अपना जो ये चेहरा जो जनता के सामने रखा है उसको साफ करने का प्रयास करें। वहीं सदन के अंदर सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा भी उठा। सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष सदन के सामने रखा। भी होगा कि सरकार की मंशा सहायक पुलिस के प्रति क्या है, क्योंकि ये पाप हमारे विपक्ष के साथियों का है। फिर भी मानवता के नाते सरकार सभी के बारे में बराबर सोचती है, और अभी तक कोई ऐसी हम लोगों ने उनके प्रति ये नहीं किया है, कानूनी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है ना जाने सहायक पुलिस को इस तरीके से उस्काकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वो पॉइंट करके इसको दिया जाएगा, मानदेय में कोई वृद्धि नहीं होगा। हमारी सरकार गंभीर है। लाठी चार्ज के पहले ही मेरे द्वारा एक बयान दिया गया था, जो लोग सहायक पुलिस है सरकार के द्वारा भी, सरकार हम ही लोग सरकार के द्वारा ये बयान भी दिया गया था, इस पर सरकार उचित निर्णय लेंगे। लेकिन जिस दिन पहला दिन हाउस हो रहा था उस दिन हम लोग 4 बजे चर्चा की बात किए थे, उन लोग से बैठकर हम लोग बात करके इसका निराकरण हम लोग करेंगे। इस मुद्दे पर पिछली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को ही सरकार ने सदन के सामने रखा, जिसे स्पीकर ने पढ़ा। सिंहभूम, चाईबासा, चतरा, पलामू, गढ़वा, दुमका, लातेहार, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं गिरिडीह के अनुबंध के आधार पर 2500 सहायक पुलिस के पदों का सृजन किया गया है। उक्त परिपक्ष में नवसृजित 2500 सहायक पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य अनुदेश एवं सेवा शर्त का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है। पद का नाम एवं मानदेय की राशि
सहायक पुलिस को मानदेय के रूप में एक मुश्त संविदा राशि 10,000 रुपये प्रति माह की दर से देय होगा। इस राशि के अलावा किसी अन्य प्रकार का कोई भत्ता एवं राशि अनुमान्य नहीं होगा। नंबर 2, अर्हताएं। शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य की सीमा में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। आयु सीमा सामान्य जाति पुरुष के लिए 22 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 24 वर्ष, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 25 वर्ष एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं पुरुष के लिए 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद सदन में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी विपक्ष का पक्ष रखा। के साथ बैठ करके और उसका रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन आप रास्ता निकालना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मुझे याद है, अरे सुनो भैया, सुनिए अध्यक्ष महोदय, आप फिर बोलिएगा तो मुझे अध्यक्ष महोदय। सदन में सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर नोकझोंक होती रही। लैंड म्यूटेशन को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा सदन में गूंजता रहा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो आज की कार्यवाही आपने देखी। अमूमन इस मॉनसून सत्र का जो मजमून था आज की कार्यवाही का, वो इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखा दिया। अब हमारे साथ जेएमएम के गिरिडीह से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनबाद से बीजेपी के विधायक राज सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। तीनों माननीयों का न्यूज़ 11 भारत बहुत स्वागत करता है। चर्चा इस बात पर है, राज सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। राज साहब, आज जो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन था, हालांकि ये आपका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन मुझे लगा ये सवाल पूछा जाना चाहिए, इस मंच पर पूछा जाना चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूं। आज जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता आपके तरह, वो आज पीछे नजर आए। भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल, अमर बावरी, जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं, रणधीर सिंह, ऐसे नेता आज मोर्चा संभाले नजर आए। ये कोई खास रणनीति थी आज बीजेपी की? नहीं अभिषेक जी, ऐसी कोई रणनीति नहीं थी। और बिल्कुल सब लोग थे साथ में, कहीं कोई रणनीति की बात है ही नहीं है। अब नहीं, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो एक्सपीरियंस चेहरे होते हैं वो सामने रहते हैं, इसलिए नहीं, सब लोग साथ में, कोई एक्सपीरियंस। और क्या भानु जी से हमसे कोई कम एक्सपीरियंस है क्या? भानु जी मंत्री रह चुके हैं। चलिए रणधीर सिंह जी मंत्री रह चुके हैं, पर आ जाते हैं। तो ऐसी कोई एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस की बात नहीं है। सुदिव्य जी के पास में आता हूं। सुदिव्य जी, समझने की कोशिश ये है कि आज बीजेपी विरोध कर रही थी लैंड म्यूटेशन बिल का। जब सरकार की तरफ से ये साफ हो चुका है कि इस सत्र में लैंड म्यूटेशन बिल आएगा नहीं, तो उसका विरोध किया जा रहा था। सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे पर बीजेपी कह रही थी कि चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा के लिए आप भी गए थे, मुझे याद है कि आप मोरहाबादी गए थे, काफी देर तक आप मोरहाबादी में रुके थे। मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने बातचीत की, बाकायदा मिठाई खिलाने तक की बात हुई थी। इसके बावजूद सीएम की तरफ से यह कहा गया कि एक साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। इरफान अंसारी जी भी मौजूद हैं जिन्होंने ये कहा कि साजिश के तहत। तो आप इसमें किस हद तक साजिश समझते हैं, मानते हैं? मैंने पहले सहायक पुलिस के मुद्दे पर ही अपना स्पष्टीकरण दे दूं, या जो मैं ऑब्जर्व करता हूं चीज़ों को वो बता दूं। मैं सत्र के प्रथम दिन सुबह 9 बजे, हमारे ज़िले के भी बच्चे हैं, उन लोगों ने मुझको संपर्क किया था और हम लोग गए थे वहाँ पर। हम लोगों ने मैंने सारी बात उनसे की। बच्चे बिल्कुल इस बात के लिए तैयार थे कि वेतनमान की वृद्धि, अधिमानना का वेटेज का जो पॉइंट है उसकी वृद्धि, और साथ में अनुबंध कर्मियों के लिए बन रही कमेटी में उनके विचारण का आश्वासन मिलने के बाद वो इस बात के लिए सहमत थे कि वो अपने घरों को लौट जाएंगे। मैं 9:30 बजे के आसपास उनके पास से निकला। चूंकि सत्र था, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात प्रोजेक्ट में हुई और वो अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन ये बातें आई छन के कि ठीक है, इनके मामलों पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में 1 घंटे के अंदर में ये सूचना प्राप्त हुई कि उन बच्चों को मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए प्रेरित किया गया, और मुख्यमंत्री आवास घेरने के क्रम में जो पुलिस के साथ उनका सामना हुआ,
जिसमें परिस्थितियों को नियंत्रित करने के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी वहाँ मौजूद थे। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर कुछ बल प्रयोग हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने भी आज सदन में ये कहा है कि उदंडता या कानून को अपने हाथ में लेना किसी के लिए संभव नहीं है और उचित नहीं है। तो मुझको भी ये लगता है कि मेरे बाद हमारे सम्मानित मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी वहाँ गए सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, मैं भी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर गया था। तो हमारे तरफ से संवाद की कमी कहाँ है? हम लोगों ने तो संवाद का बराबर प्रयास किया, लेकिन अगर ये संवाद फलीभूत नहीं हो पा रहा है समझौते में, तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि इन बच्चों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। क्योंकि हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था, बाकी चीजें किन्हीं अदृश्य हाथों के द्वारा की जा रही है। वो अदृश्य हाथ कौन है, ये तो प्रशासन और बाकी चीजों का विषय है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग आज सदन या मोराबादी में इनके हक हकूक की रक्षा के लिए अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर जा रहे हैं, इन बच्चों को यह सोचना चाहिए कि 2017 में जब इनकी बहाली हुई थी तो यही लोग थे जिन लोगों ने इनसे बकायदा शपथ पत्र लिया था कि मैं कभी भी सेवा शर्तों में बदलाव या सरकारी नौकरी की बात नहीं करूंगा। तो इन बच्चों को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, ये सेवा शर्तों में लेके बैठा हूं, एक एक मैं पॉइंट सुनाऊंगा अभी। मैं यही आपके माध्यम से उन बच्चों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मैंने भी उस दिन यही कहा था कि हमारे बच्चे हैं, भूमिपुत्र हैं झारखंड के। अगर इनकी कोई नाराजगी है तो सरकार एक कदम आगे बढ़ के इनकी नाराजगी दूर करके इनको वापस लाने का प्रयास करेगी। और आज भी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि गतिरोध को तोड़ने की आवश्यकता है, और गतिरोध तोड़ने के लिए दिल आपको भी बड़ा करना होगा और सरकार भी दिल बड़ा करेगी, क्योंकि सरकार को अपने लोगों पर लाठी चलवा कर कोई खुशी नहीं मिलती है। और हम ये चाहते हैं कि इन बातों का समाधान हो जाए। आज इस कोरोना संक्रमण के दौर में इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे वहाँ बैठे हैं और कल अगर स्थिति विकट होती है तो ईश्वर तय करेगा कि आगे क्या होना है। चलिए तो इरफान भाई सदन में आज आपने भी बोला है कि एक साजिश के तहत वहां पर जो है नोसेंस फैलाई गई। आज सदन में आपका ये बयान भी है, कैसे आपको कैसा लगा कि भाई वहां पर कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है वो जनता धीरे धीरे इनके चालों को समझ चुकी है। दूसरी ओर मैं कहूंगा कि कम से कम आपकी जो राजनीतिक सोच है, राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि आप युवाओं को भी नहीं छोड़ रहे। आपने भी देखा होगा पुलिस सहायक के लिए जो इन लोगों ने आंदोलन किया, जो सच्चाई सामने आ रही है, इसमें हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें हाथ है। मतलब कैसे किस आधार पर सरकार में जब ये लोग सत्ता में थे, मैं आ रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूर्व में जब रघुवर दास की सरकार थी तब यही आंदोलनकारी लोग, चाहे सेविका सैया हो, चाहे वो पारद शिक्षक हो, चाहे एएनएम हो या जीएनएम, कभी भी आज तक इन लोगों ने एक बोतल पानी तक नहीं दिया। और आज जब ये लोग विपक्ष में बैठे हैं और इनको कैसे मालूम हो गया कि ये लोग सीएम की ओर जाएंगे, सवेरे इनको खाना पीना लगता है कि वीआईपी अरेंजमेंट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि एकदम फ्लैग मार्च करके उन तक पहुंचे और उनको खाने पीने सबका व्यवस्था इन लोगों ने कराया और ये बात जहन में दे दिया। जो झारखंडी हमारे बच्चे हैं, ये लोग अपनी मांग रहे थे, सरकार हमारी गंभीर थी, हमारे मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर थे और इन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा भी। आपने देखा होगा पूर्व की सरकार में जब भी कोई घटना घटती थी ये लोग प्रतिनिधि तक नहीं भेजते थे। मुख्यमंत्री जी इसलिए गंभीर थे कि वो हमारे स्थानीय है, वो हमारे लोकल के बच्चे हैं और इनको जितना ज्यादा हम लोग इनके जो हक है हम लोग दिला सके। लेकिन जब वार्ता चल रही थी उसी समय जब अच्छे वातावरण में बात खत्म होने के कगार पर था वार्ता, तब किसी ने वहां पर इन्हीं के लगता है सिरोजिक एक साजिश के तहत इन लोगों ने वहां पथराव करवाया। इसकी जांच होनी चाहिए। और जब पथराव हो गया तो भगदड़ हो गया और पुलिस कर्मियों को इन लोगों ने मारा। तो उसके बाद तो वो तो अब किसी को मारिएगा तो वो थोड़ी छोड़ देगा, रिएटिलेशन होना है। मतलब ये है कि कम से कम जी बिल्कुल हम आज सदन में भी आपने देखा होगा इनके पास मुद्दे नहीं है। मैंने कहा कि हमें युवा पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आज 2017 में जब आप बहाली कर रहे थे
तो आपने क्या सोच के आपने बहाली करवाया? आप नियमावली कैसे नियमावली आपने बना दिया? Who are you to take this type of foolish नियमावली? Foolish rubbish। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह से मत कीजिए। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में झारखंड बना है, इनके हाथों में सत्ता रही है, और उसी के बाद से ये लोग अनुबंध जो होता है, अनुबंध पे रखना या एडॉक पे रखना, इन्हीं के परिचालन रहा है। यही लोग आगे लाए हैं इसको। आपको अनुबंध में करने की क्या आवश्यकता है? नौकरी देना है तो नौकरी दे दीजिए। अनुबंध में फंसा दिया आपने लोगों को, और इसका खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, हमारे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग के पास पॉलिसी नहीं है, इनकी सोच बहुत छोटा हो गया है, इनकी मंशा अब हमको धीरे धीरे समझ में आ रही है कि झारखंड को किस तरह से ये लोग लूटे। चलिए राज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका जवाब ले लेते हैं। राज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज भाई, आवाज सुन रहे थे इरफान भाई की आवाज, शायद आपको थोड़ी दिक्कत आ रही थी शायद वो आवाज पहुंचने में। मैं बता देता हूं कि साफ साफ इनका कहना है कि ये जो अनुबंध वाला सिस्टम है, सुदीप जी की आवाज, ये जो अनुबंध वाला सिस्टम है, ये बीजेपी का सिस्टम है। या तो नौकरी देनी है तो दे दीजिए, नहीं देनी है तो मत दीजिए। ये बीच में अटका करके अनुबंध वाला सिस्टम आप क्या करते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज कि वो जो लाठीचार्ज हुआ वहां पर भी आपके ही लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। न्यूसेंस फैलाने का काम आपके लोगों ने किया था, बीजेपी के लोगों ने किया था। अब आपका जवाब। बात है कि देखिए, जिसकी जैसी भावना रहती है ना वैसी सोचता है। इन लोगों ने पिछले सरकार में, आपको याद होगा कि जब पारा टीचर का आंदोलन चल रहा था, ये लोग जवाब तो नहीं दे इसी पाए। प्रकार से इन लोगों ने करवाया था। तो अब तो यही फॉर्मूला सोचते होंगे कि हम पे वही लागू होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की हरकत नहीं करती है। मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि कौन से अदृश्य ताकत है, अदृश्य शक्तियां हैं जो खाना खिला रही है। अरे भैया, किसी को अगर कोई 5 दिन से मैदान में पड़ा है, महिलाएं पड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनको कोई मददगार आकर के खाना खिला देता है, मदद करता है, तो ये कोई गुनाह है क्या? यह गुनाह नहीं है, और ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, यह राष्ट्रवादियों की शक्ति है। ये राष्ट्रवादियों की शक्ति है जो महिलाओं को भूखे मरते नहीं देख सकती, जो महिलाओं को पिटते हुए नहीं देख सकती, जो महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज हो, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो और पुलिस को पुलिस से पिटवाया जाए, यह काम नहीं देख सकती। ठीक है, अनुबंध का जो भी मामला है, अब बार बार ये मामला को घुमा रहे हैं, अनुबंध का ये किए वो किए। अरे अब आपके हाथ में है ना, मान लीजिए हमने किया। अच्छा, राज्य में राष्ट्रवादियों की सरकार थी। राज भाई, राज्य में राष्ट्रवादियों की सरकार थी, आप भूल गए हो तो आप चाहेंगे तो मैं तस्वीरें वो चला दूंगा, जब आंगनवाड़ी सेविका सहायिका प्रदर्शन कर रही थी और बहुत जोरदार लाठी मारा गया था, सिर्फ राज्य में नहीं। नहीं, मैं तो भाई, अब अभिषेक जी मैं इस बात को कहा कर रहा हूं, मैं तो कह रहा कि अगर हमने गलती किया तो आज हम विपक्ष में बैठे हैं, तो आप भी वही काम अगर कर रहे हैं तो बोलिए कि ठीक है, जैसे आप लोग किए थे वैसे हम भी करेंगे। ये कोई जवाब नहीं हुआ ना। मान लीजिए ठीक है, हम मानते हैं, चलिए हमने गलती किया। राष्ट्रवादी तो मैंने कहा भोजन कराने, पहले कहा कि कौन अदृश्य शक्ति है जो भोजन करा रहा है। अरे अदृश्य शक्ति कहाँ है? लेकिन अगर हमने गलती की तो आप भी बोलिए कि आप जो गलती कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। स्वीकार कीजिए ना इस बात को, क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? सुदीप भाई इसको स्वीकार करना चाह रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुदीप भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, राज जी के स्पष्ट वक्तव्य ने कहीं ना कहीं यह साबित कर दिया, उन्होंने स्वीकार लिया कि इनके ये तथाकथित राष्ट्रवादी जो हैं वो समझौता ना होने देने के लिए भोजन कराने को जाते हैं। ये तथाकथित राष्ट्रवाद तब कहाँ चला जाता है ये पता नहीं लगता है, जब उन्हीं महिलाओं, उन्हीं बच्चों के पूरे जीवन को 5 वर्षों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये के मानदेय के ऊपर ये खपा देते हैं। तब ये राष्ट्रवाद कहाँ जाता है? जब पारा टीचरों पर लाठी चल रही थी, तब ये राष्ट्रवाद कहाँ जाता है? जब आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर। राज जी, मैंने आपके वक्तव्य में नहीं टोका, और राज जी आप राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, कम से कम बोलने दीजिए। आपके वक्तव्य में मैंने नहीं टोका,
मैंने बिल्कुल बोल लेने दीजिए, आचरण का उदाहरण देते हुए उंगली खड़ी लेकिन की कम कि से मुझको कम ये बोलने तो का स्वीकार सुन कीजिए। लीजिए राज भाई बोल लेने दीजिए, बात को फिर तो आपके पास स्वीकार आता हूं मैं, कीजिए। एक बार बोल लेने दीजिए। लोगों को राज भाई, भारतीय जनता राज पार्टी भाई एक बार सुन लीजिए, सुनीता जी को एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, इनकार कर रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। 2014 से चली हुई देखिए, निजीकरण की देखिए, वहां के लोगों को रोजगार दिया भारतीय जनता पार्टी राज भाई एक बार सुन लीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। ये विधानसभा नहीं है, ये मेरी डिबेट है, यहाँ सबको बोलने का मौका मिलेगा, एक बार उनको सुन लीजिए। 2014 से चली हुई आपकी निजीकरण की रेल ने और आपके इस निजीकरण के तोहफे ने पूरे देश को अनुबंध के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। अरे हमको तो इस बात का डर लग रहा है राज भाई, आप यहीं बैठे देखते रह जाइएगा, देश की सेनाएं भी अनुबंध पर औद्योगिक घरानों को दे दी जाएंगी, जैसे आज ट्रेन के डिब्बे बेच रहे हैं। इसलिए राष्ट्रवाद का नारा मत दीजिए। अगर वास्तव में उनके प्रति आपकी चेतना है, आप ये चाहते हैं कि इस मामले का समाधान हो, तो आप प्रस्ताव दीजिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बैठे उसके साथ और वार्ता पक्ष और विपक्ष के साथ हो। चलिए, वो झारखंड के बाल बच्चे हैं, हमारे आपके ही बाल बच्चे हैं, राजनीति बंद कीजिए। अगर सुचिता की बात करते हैं तो चलिए साथ में चलते हैं, मोराबादी पक्ष विपक्ष बैठेगा और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगा। अगर ये करते हैं तब मुझको लगेगा कि आप उनके लिए ईमानदार हैं। और अगर बाकी बातें आप कह रहे हैं, सरकार ने कब प्रयास किया कि हाँ, राज भाई, सरकार ने कब प्रयास करने का, अब आप अपनी बात कह दीजिए, करके हम निर्णय करें। अब आप अपनी बात कहें राज भाई, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। कभी तो किसी ने प्रयास नहीं किया कि इस समस्या का बैठ के समाधान हो। और यह जो कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उकसा रहे हैं, यह सरासर गलत है। कहीं भारतीय जनता पार्टी की यह सोच नहीं होती है कि हम उकसा करके समस्या खड़ा करें। आप अपने समय को याद कीजिए ना, जब पारा टीचर और सेविका और सहिया का उस समय क्या आप लोग कर रहे थे, जा करके भाषण दे रहे थे वहां पे, उसका भी रिकॉर्डिंग होगा अभिषेक जी आपके पास। बिल्कुल होगा। इस प्रकार से ये लोग उस माहौल को और बिगाड़ने पर लगे हुए थे, जब सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और ये सोच रहे हैं कि वही काम भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की। इरफान भाई भी जवाब देना चाह रहे हैं राज भाई आपका। भारतीय जनता पार्टी समझती है। इरफान भाई भी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, उनका भी सुन लेते हैं क्या आप कह रहे हैं, उसके बाद एक साथ ही जवाब दे दीजिए आप दोनों को। इरफान भाई बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो राज्य की बात मैं नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नेता नहीं है। ये लोग बोरो पीरियड लाकर खेलते हैं मैच को। आज आपने सही कहा, आपने सदन में भी मैंने देखा कि सरकार को डिफेंड कर रहा है लोग। आवाज थोड़ा सा गड़बड़। अच्छा, मैं बता दूंगा आप क्या बोल रहे हैं, मैं राज जी को बता दूंगा, राज जी क्या बोल रहे हैं मैं आपको बता दूंगा। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे थे, ये लोग जिनको खरीद कर लाया है। अभी तो बाबूलाल जी को ये लोग खरीद लिए, इससे पहले अभी भानु जी को खरीदे, रणधीर सिंह को खरीदे, और हमारे और एक नेता जो है बावरी जी को खरीदे हैं, और नेता यही लोग वोकल हैं। क्या आपके पास नेता नहीं है? जानबूझ एक साजिश के तहत मतलब आगे किया जाता है और अनाप शनाप बुलवाया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये मामला काफी संवेदनशील है, सरकार हमारी काफी गंभीर है, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को काफी दर्द है झारखंड वासियों के प्रति। इसलिए मुझे विश्वास है, मैं सहायक जो कर्मी है, पुलिस कर्मी है, उनसे कहूंगा कि भाजपा के कचरे में मत फंसिए आप लोग। ये तबाह कर देगा, लड़ा देगा, मार देगा, कोई हासिल आपको कुछ होने वाला नहीं है, मैं जानता हूं इसको। आज अभी हमारे कुमार साहब जो गिरिडीह के विधायक है, उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा, इसी पॉलिसी को आप समझिए। मैं सच बोल रहा हूं, मैं आपके माध्यम से जो भी हमारे दर्शक है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आप नीतियों को समझिए। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, मैं कहना चाहता हूं कि जब 8 बजता है मैं टीवी देखना छोड़ देता हूं। मुझे डर लग गया है, लोगों के मन में डर भय पैदा कर दिया गया है कि कुछ न कुछ ऐसी घोषणाएं होगी जिससे लोग तबाह हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 1 साल में 2 करोड़। बताइए, आज 7 साल हो गया, 7 को अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी। क्या कभी ये लोगों ने पूछा आज तक? आज आप बताइए, आज आपने रेल भेज दिया, किसको भेजा भाई? अदानी अंबानी को। आज आपने एयरपोर्ट भेज दिया, आज आप जीवन बीमा भेज दिए, BSNL भेज दिए, और स्टेशन को भेज दिया आपने। यहां तक कि कल जो बिल आया किसानों के प्रति, आपने देखा किसान की जमीन को ये लोग अब बेचना चाहते हैं।
तो ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कहाँ गई वो नीतियां, कहाँ गई राज वो सिन्हा जी वादे से जवाब ले जनता लेते के हैं। साथ? राज सिन्हा जी से जवाब ले कर रहा हूं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। हाँ बोल लीजिए जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। हाँ बोल लीजिए। अभी आपने देखा कोविड को लेकर इनके नेता देखिए कोविड को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग लगता है कि इस महामारी में हम लोगों ने काफी काबू पाने का काम किया और आज हमारे पास पैसा नहीं है। झारखंड का जो आपको एक खनिज संपदा है बहुत रिच है, लेकिन यहाँ के लोग काफी गरीब हैं। पूर्व की सरकार ने दोहन किया, सारा पैसा झारखंड का लूट लिया और अब ऐसे समय में झारखंड को छोड़ दिया गया है जब हमारे पास कुछ नहीं, हमारा खजाना खाली है। इनके नेता ये लोगों ने बाबूलाल मरांडी को आगे किया। जब आप देखिए बड़ा हास्यास्पद है इस बात का कि नेता अगर सेंट्रल जाते हैं तो क्या मांग करते हैं मालूम है? ये नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, ये अमित शाह से मिलते हैं। इनकी मांग ये होती है कि चुनाव आयोग को बोल दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दे दे। अरे भाई हद हो गया, आज झारखंड को पैसे की आवश्यकता है। आप पीएम केयर के पास अरबों अरब रुपए फंड है, झारखंड का पैसा है, आप दिला देते तो मैं मानता आपको। पैसा की मांग करते और उसी पैसा से आप सहयोग करते विकास में, तो मैं समझता कि नहीं आपकी नीति ठीक है, आपका नियत ठीक है। लेकिन हमको लगता है देयर आर लॉट ऑफ लैप्सेस और ये लोग जनता के हितैषी कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं अनुबंध ये लोगों ने किया ताकि लड़ा दो झारखंड को, युवाओं के साथ भेदभाव करो और मस्ती मारो। युवा के पास तो सोच है नहीं। जो भाजपा के लोग जहां जाति धर्म के नाम आएगा तो युवा एक हो जाता है, इसी का ये फायदा उठा रहा है। चलिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि भाजपा के कचरे में मत फंसिए और जात पात नफरत में मत पड़िए। राजभाई, हेमंत सोरेन की सरकार है, हमारी सरकार है, यहाँ पर हम लोग आपको नौकरी देंगे, हम लोग आपको रोजगार देंगे और हम लोग आपको विकास से जोड़ने का काम इरफान भाई की आवाज अब तक पहुंची? इरफान भाई की आवाज सुनाई दे रही थी आपको राज जी, या मैं फिर बताऊं वो जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं? हाँ अभिषेक जी, या मैं बताऊं आपको वो पॉइंट उठाए, हमको तो समझे में नहीं आया। और मैं क्लियर कर देता हूं। भाई का हम लोग दूध भात ज्यादा मानते हैं। अब वो कोविड भी उठा दिए, बाबूलाल मरांडी चुनाव आयोग से का मांग भी कर दिए, मोदी जी को भी बोल दिए, बेरोजगारी मैंने सारे चीज को लैंड म्यूटेशन बिल पे उनके मंत्री ने आकर के सदन में खेद व्यक्त किया कि हाँ गलती हो गई, उस पे नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अनागर बातों का जो इसके ऐसे मामलों में तो क्या उनका देखिए लैंड म्यूटेशन पे सुदीप जी बोल रहे हैं बोलेंगे, इरफान भाई भी बोल रहे हैं कि वो भी बोलेंगे, इरफान भाई भी बोल रहे हैं कि वो भी बोलेंगे। लेकिन उनका कहना है कि जो सवाल उन्होंने किया आप उनके जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी गौरव प्लेयर्स को खिला रही है। जवाब उनका देना है, हम हाँ बताया जाए। उनका कहना है कि बीजेपी गौरव प्लेयर्स को लेके आ रही है। आप रणदीप जी को ले लीजिए, नवीन जायसवाल को ले लीजिए, बाबूलाल मरांडी को ले लीजिए, आप तो गौरव प्लेयर्स को खिला रहे हैं कि आपके पास नेता नहीं है, पहली चीज। दूसरा उन्होंने कहा कि 14 करोड़ रोजगार की बात अब तक 7 साल में केंद्र सरकार को देना चाहिए था। आप जाइए ना, मोदी जी से क्यों नहीं पूछते आपकी 14 करोड़ रोजगार आपने क्यों नहीं दिया? अच्छा, केंद्र सरकार तो दोबारा चुन के आ गई और थम्पिंग मेजॉरिटी से चुन के आ गई। पहले वो तो बताए जो इन लोगों ने वादा किया कि 5 लाख युवकों को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक 5000 बीए पास को, 7000 एमए पास को। इसका क्या हुआ? इसका जवाब पहले तो दे। सारे विकास के काम ठप हैं, सारे विकास के काम ठप हैं, एक भी विकास नहीं हो रहा, सब कुछ बंद है। और ये अननेसेसरी कहाँ चले गए, ट्रेन लेकर कहाँ चले गए, कौन स्टेशन बेचा, कौन हवाई अड्डा बेचा, कौन ट्रेन बेचा, जरा बताएं कहाँ स्टेशन बेच दिया। ये अपने नाकामी को छुपाने के लिए कितना दिन केंद्र सरकार पर होते रहेगा भैया? आइए ना, आपने क्या किया, या जो आपने चुनाव में घोषणा पत्र में वादा करके आप आए थे और उस पर आप क्या किए? कितने लोग प्रवासी मजदूर को लाइट हो इरफान भाई उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, मुख्यमंत्री सुदीप जी के पास भी आऊंगा और आपके पास भी आऊंगा। राज भाई को बोल लेने सारे मजदूर लग करके फिर बाहर चले जा रहे हैं, कोई उनकी चिंता करने वाला नहीं है, सारे लोग बाहर जा रहे हैं। उस समय तो कहे थे कि सब लोग यही व्यवस्था होगी, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हवाई जहाज से मजदूरों को लाया गया, हम लोग को भी खुशी हुई, खुद हम गए थे। मैं जब पहला ट्रेन आया झारखंड में धनबाद, पूरे देश के अंदर पहला ट्रेन चला, हम भी गए थे स्टेशन स्वागत करने के लिए, बहुत खुशी हुई थी, बड़ी मन सीना फूला था गर्व से। लेकिन फिर वही ढाका। मैं आ रहा हूँ इरफान भाई, आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, एक बार इनको बोल लेने दीजिए, आपको मैं पूरा मौका दूंगा बोलने का, बोल लेने दीजिए। इनका आर्थिक मैनेजमेंट बिल्कुल फेल है और बार बार केंद्र सरकार का रोना, केंद्र सरकार का रोना। अरे भैया आप क्या कर रहे हो, आप तो बताओ।
इसलिए इस प्रकार से अब पब्लिक समझ रही है। मोदी जी को तो दोबारा थंपिंग मेजॉरिटी से लेकर के आई, आपको के हर तरह से झूठे प्रचार के बाद भी मोदी जी फिर आए। केंद्र सरकार पे लोगों ने मुहर लगाया केंद्र सरकार के कार्यों पर। अब किसान के हम चंगुल से मुक्त कर रहे हैं बिचौलियों के, तो अब किसान के लिए तो इसलिए ये इस प्रकार की अनर्गल बातें करने का इनका पुराना आदत है और गलत बात लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता देख रही है, जनता ही फैसला करेगी। आप बार देखिए ऐसा जनता सब देख रही है, जनता। इरफान भाई आपके पास भी आऊंगा, सुदिव्य जी आपके पास भी आऊंगा, और राज भाई आप भी बने रहे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, चूंकि जो चर्चा सदन में होनी चाहिए थी वो चर्चा वहां नहीं हो सकी, तो वो चर्चा यहां पर हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है हम। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसने चुनौती दी है और क्या चुनौती दी है। एक ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हम एक चर्चा छोड़ के गए थे। इरफान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से विधायक है जामताड़ा से। सुदिव्य कुमार सोनू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं गिरिडीह से, और साथ में राज सिन्हा साहब विधायक हैं धनबाद से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक शख्स ने चुनौती दी है। कौन है वो शख्स? उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए आप हमारा अगला इंटरव्यू देखिए। छोटा सा एक इंटरव्यू है, उसे देखिए, फिर इसके आगे की चर्चा हम उसके बाद करते हैं। देखिए। सदन का हंगामा काफ़ी हंगामेदार रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरह 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किसानों के साथ बर्ताव किया, कुछ उसी तरीके का बर्ताव मोदी सरकार कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। सर, अब आपकी सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दे रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार। मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठ कर के बचकाना बयान देना, हम कह सकते हैं कि मानसिकता उन्होंने अपना खो दिया है। और सच कहा जाए तो किसान बिल को पढ़ने का वो काम करें। और मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि हम उनके साथ बैठ कर के हर बिंदु पर चर्चा करने को तैयार हैं। और मैं उनको खुली चुनौती दे रहा हूं कि मेरे साथ बैठे किसान बिल पर हमसे वो चर्चा करें, और फिर मैं साबित कर दूंगा कि किस प्रकार से किसानों के हित के लिए, किसानों के आर्थिक बढ़ावे के लिए, और हम कह सकते हैं कि उनको एक नया बाजार देने के लिए, और एमएसपी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही लागू किया था, उसको और कायम करने के लिए। जब झारखंड को 2500 करोड़ रुपए की जरूरत है, तब सांसद सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राज्यसभा में जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहा, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का उन्होंने पालन किया, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं हिंसा का सहारा लिया। कल का दिन विपक्ष के चेहरे पर काली लगाने वाले दिन है। विरोध की वजह से सच है कि कांग्रेस तो कैबिनेट में बैठ कर के इस विषय को सदन में लाने का प्रस्ताव की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? रामेश्वर उरांव जी। कांग्रेस वो मंत्रिमंडल में भी शामिल है, और मंत्रिमंडल में बैठ कर के निर्णय लिया उन्होंने कि लैंड म्यूटेशन बिल को लाएंगे। और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का जनता पर जन समर्थन जिस प्रकार से मिला, उसके बाद कांग्रेस की आंख खुली है। इसलिए मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के जीते। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अपने सहयोगी से मुलाकात की, आजसू सांसदों से आप मुलाकात की, क्या अब आजसू और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे, ये फैसला हो गया है? देखिए, एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के लड़ेगी, दोनों स्थानों पर लड़ेगी, और दोनों स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार, जिसको हम कह सकते हैं यूपी गठबंधन के प्रत्याशी को परास्त करने का काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने चुनौती दी जेएमएम सरकार को कि सीधे तौर पर वो चुनौती स्वीकार करें बहस को लेकर कि किसान बिल में क्या खूबियां और क्या खामियां। रहा सवाल विधानसभा के उपचुनाव पर सीटों पर, तो ये बातें तय है कि बीजेपी और राजसू दोनों संयुक्त उम्मीदवार के तले विधानसभा के उपचुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11, दिल्ली।
तो अब इस बहस को जहां पर हम छोड़ के गए थे वहीं से वापस से इसको हम पकड़ते हैं। मैं सुदिव्य भाई के पास आना चाहूंगा। सुदिव्य जी, सुन लिया आपने, चुनौती दीपक प्रकाश जी ने दी है मुख्यमंत्री को कि भाई कृषि बिल पर आप आकर के मेरे साथ चर्चा कीजिए, आप एक पॉइंट ऐसा बता दीजिए जो किसानों के खिलाफ है, पहली चीज। वहीं पर ये जो बिल है जो सदन में पारित हो गया, जिस पर चर्चा तक नहीं हुई, राज्यसभा में चर्चा की बात होती रही लेकिन चर्चा हुई नहीं। और दूसरा यहां पर विरोध उस बिल का हुआ जो बिल लैंड म्यूटेशन बिल, जो बिल सदन के पटल पर रखा ही नहीं गया। एटलीस्ट सदन के पटल पर रखा जाता तब तो इसका विरोध होता। सरकार तो पहले ही बोल चुकी है कि हम सदन में इस सत्र में लेकर के नहीं आएंगे, तो उसके बाद विरोध की संभावना, तो ये दो तरह की राजनीति सामने आ रही है। देखिए, हमारे तरफ एक कहावत है गाछे कटहल ओंठे तेल। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह बात 100% लागू होती है। जिस लैंड म्यूटेशन बिल का ये कर रहे हैं जिक्र, वो लैंड म्यूटेशन बिल कैबिनेट में पारित हुआ नहीं हुआ है, वो कैबिनेट के इंटरनल मसले थे। यदि वो बिल विधानसभा में आता तब ये अपने विचार प्रकट करते और जनभावना समर्थन की जो बात ये कह रहे हैं उसकी बात दोहराते। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से, यही वो लोग हैं, यही वो विचारधारा है जिसने झारखंड में पहले भी लैंड म्यूटेशन बिल लाया है। यही वो लोग हैं जिन लोगों ने CNT SPT में संशोधन की नाकामयाब कोशिश की। यही वो लोग हैं जो भूमि अधिग्रहण कानून का संशोधन करा के यहाँ के लोगों को बेदखल करना चाहते थे। और जनता बड़ा बेहतर तरीके से इस बात को जानती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने उद्योगपति मित्रों के लिए जमीनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 1600 मेगावाट का प्लांट जो गोड्डा में लगा है उसको रियायत और छूट देने के लिए इनकी ही सरकार ने पिछले कार्यकाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करके झारखंड राज्य को 400 मेगावाट बिजली का नुकसान करवाया है। उद्योगपतियों के हितैषी कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है। जिस किसान बिल की बात आज कर रहे हैं कि किसानों को फायदा हो जाएगा, मैं तो इनसे कहता हूं कि अगर इतना ही मजबूत मुद्दा आपका था तो नोटबंदी पर क्यों नहीं लड़े थे? नोटबंदी के फायदे देश को गिना देते। बड़े फायदे हम लोगों ने सुने थे कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। ये तो दिख गया कि इनके हित के जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने आ जाएंगे। 48 ग्राम अवैध मादक पदार्थ के आरोप में कोई जेल चला गया, लेकिन 350 किलोग्राम RDX पुलवामा में कहां से आया था इसकी कोई जांच नहीं हुई। इतने सारे जवान हमारे मारे गए, उसकी कोई गिनती नहीं आई। अब चर्चा का विस्तार अगर ही बढ़ाते हैं तो इसका भी जवाब दे लें कि माननीय प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं कि कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं। माननीय गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वक्तव्य देते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ। और इन दोनों के इन्हीं बयानों को विश्व समुदाय को दिखाकर चाइना हमारी हंसी उड़ा रहा है कि गलवान में हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए थे वो टहलने के लिए गए थे। तो ये मिथ्याभासों की, विरोधाभासों की सरकार है। और इस सरकार का कथनी और करनी का इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा फर्क है जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज होगा। पिछले 5 वर्षों के कार्यकलाप आपके स्टूडियो के इस छोटे से कार्यकाल में नहीं किया जा सकता है। मैंने आज भी सदन में कहा है, राज भाई सदन में होंगे तो सुन रहे होंगे, इनकी वित्त मंत्री कहती है कि एक्ट ऑफ गॉड है और मैं ये कहता हूं कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है जो आपने झारखंडियों के साथ किया। 2500 करोड़ का GST जिसका हलफनामा माननीय प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि उत्पादक राज्यों का जो घाटा होगा वो 5 साल तक भरपाई करेंगे, आज पैसा देने से हाथ खड़ा कर दिया। 5000 रुपया रॉयल्टी और सेस का जाता है, झारखंड से 400 करोड़ मिलता है झारखंड को मात्र। आज परिस्थितियां कहां हैं? मैं पूरी दावे और चुनौती के साथ कहता हूं राज भाई से कि राज भाई, PM केयर का जो पहला किस्त आया था वो 8 करोड़ 37 लाख रुपया था, 67 लाख रुपया। यानी कि प्रत्येक झारखंडी की कीमत PM केयर्स वाले लोगों के नजर में 2 रुपया 67 पैसे थी। मैं आपको बकायदा स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, अगर आप ये चाहें आपको भेज सकता हूं। बिल्कुल, हमने यहीं पर चर्चा भी की है इसे लेकर के। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, ये भ्रम की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। इरफान भाई, चलिए। इरफान भाई बार बार हाथ उठा रहे, इरफान भाई को मौका नहीं मिला। इरफान भाई, देखिए, मैं राज सिन्हा जी की बातों को सुन रहा था, मुझे लगा कि नहीं, इनको जवाब देना जरूरी है। इन्होंने कहा कि दूध भात, अरे भाई चलिए, कम से कम दूध भात से तुलना तो मुझे किया। ये लोग क्या किए 5 साल मालूम है?
गांजा भात खाया लोगों ने, यही सच्चाई है। मैं कहना चाहता हूँ नहीं, वो उनका प्रेम था, वो राजभाई का प्रेम था आपके लिए। नहीं, चलिए अच्छी बात है, प्रेम रखे, अच्छी तरह से प्रेम रखे। ये मैं कहना चाहता हूँ झारखंड को किस तरह से इन लोगों ने लूटा, मैं कहना चाहता हूँ। रघुवर जी की सरकार थी, हमारे साथी उसमें विधायक थे, इस बार भी विधायक है वो। झारखंड मोमेंटम इन लोगों ने किया, कहाँ कहाँ किया रैलियां भाई, तो कभी यूएस में किया जाके, कभी जापान में किया, कभी चाइना में जाके किया, झारखंड मोमेंटम। और जब झारखंड में, रांची में जब इन्होंने झारखंड मोमेंटम किया तो पूरा रांची को चमका दिया चाइना की लाइट से, हाथी उड़ा दिया। हम लोगों को भी लगा नहीं भाई, जब ये हाथी भी उड़ा दिया गया, जी जी जी, हम लोगों को लगा कि नहीं, जो लाइट से चमक रहा है मेरा रांची, मेरा झारखंड, हो सकता है वास्तविकता में भी हमारे युवा लोग भी वो चमकेंगे। रोजगार की तलाश में हजारों युवाओं ने एप्लीकेशन को भर दिया, फॉर्म भर दिया, इस उम्मीद में कि भाजपा के लोग नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। सारे लोगों से एप्लीकेशन लिया गया, बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ बुलाया गया, फर्जी कंपनियों को यहाँ बुलाया गया, और यहाँ तक कि एक दिन में जो लोग आए थे, बताइए, झारखंड का पैसा है, आदिवासियों का पैसा है, यहाँ मूलवासियों का पैसा है, एक दिन में 75 लाख का चॉकलेट इन लोगों ने खाया। मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है चॉकलेट खा गए, चलिए काम ही है लूटना, लेकिन आपने जो वायदे किए थे कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, ये लोग सारा एप्लीकेशन ले लिया और रोजगार के नाम पर कहा कि नहीं आपको चेन्नई जाना है, किसी को कह दिया कि नहीं आपको बेंगलोर जाना है। जो लड़का MBA किया हुआ, जो BBA BCA इंजीनियरिंग किया हुआ ये लड़का लोग वहां जाके ड्राइविंग का ये लोग ड्राइवर बना दिया वहां पर। अंत में थक हार के वो लोग घर आ गया, बोला नहीं अब हम इस भाजपा के चक्कर में नहीं फंसेंगे, इसके कचड़े में हम नहीं फंसेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसकी नीयत को आप देख लीजिए, इस भाजपा की जो चाल है ये अंग्रेजों जैसी चाल है इसका। जिस तरह से भाजपा ने इस देश में डिवाइड एंड रूल किया, और ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है आपको, डाइवर्ट एंड रूल, मामला को डाइवर्ट करो और राज करो। अभी बता रहे थे कि मोदी जी दोबारा जीत कर आए हैं, तो क्यों आए हैं मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग मुद्दा को भटकाना चाहते हैं। जैसे चुनाव आएगा ऐसे मुद्दे कर देंगे, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, लड़ाकर जो खामियां है सब छिपा लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। चलिए राजभाई से इसका जवाब ले लेते हैं, थोड़ा वक्त हमारे पास कम है। राजभाई, हमारे युवा लोग नहीं युवा लोग बेरोजगार हो गए, इनको रोजगार चाहिए। अभी जात पात और नफरत के कचड़े में नहीं फंसना चाहेगा हमारा युवा। अपने युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग त्यागिए भाजपा को, आइए हमारे साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सहयोग करेंगे। और जो अनुबंध के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया अभी दुमका में, आपको याद होगा 2 दिन पहले, सबको हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी कोविड है, अभी तो हमको लगता है 8 महीना हमारी सरकार का गठन का हुआ है, थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, हमें विश्वास कीजिए, हमारी सरकार पर विश्वास कीजिए। और युवाओं को कहना चाहता हूँ कि भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे ये लोग, एक से तिगड़मबाज लोग हैं ये लोग। राजभाई से जवाब ले लेते हैं, राजभाई से जवाब ले लेते हैं। इरफान भाई थोड़ा वक्त कम है हमारे पास, राजभाई से जवाब ले लेते हैं। राजभाई, पूरा धैर्य है इरफान भाई, पूरा धैर्य है। 5,000 और 7,000 तो मिल ही रहा है भाई। देखिए मैंने अभिषेक जैसे 15 लाख रुपया दिलवा दिए थे राजभाई, कहने के लिए कुछ नहीं है, इनका सारा जो कुछ है वो बस ले दे के आ जाएंगे। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, पिछली सरकार ने ये किया। अरे पिछली सरकार ने, मैं पहले ही कह चुका हूं, पिछली सरकार ने अगर नहीं किया तो आज हम विपक्ष में बैठे हैं। तो नेहरू जी को कहा याद करते हैं मोदी जी कि राजभाई, नेहरू जी को कहा याद करते हैं मोदी जी, शिक्षा उनको भी दीजिए ना। 5,000 7,000 रुपया, देखिए सुधीर भाई आपसे सवाल कर रहे हैं, रोजगार देंगे, नहीं तो 5,000 सुधीर जी आपसे सवाल कर रहे हैं, इरफान भाई भी आपसे सवाल कर रहे हैं। मोदी जी को बताइए ना, नेहरू जी को याद नहीं करे, अपना कार्यकलाप गिना में। ये तो पहले में इनको बोलना चाहिए था, इनको पहले बोलना चाहिए था चुनाव के समय कि मोदी जी हमको देंगे तो हम आपको रोजगार देंगे। मोदी जी से भीख नहीं मांग रहा है झारखंड, राजभाई, झारखंड अपने हक और हिस्से का पैसा मांग रहा है। ये बिल्कुल मोदी जी से भीख नहीं मांग रहा है झारखंड, ये किसी झारखंड अपने हक और हिस्से का पैसा मांग रहा है। वो पैसा जिसका हलफनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपकी सरकार ने दिया था, वो पैसा दीजिए। आपको खैरात अनुदान दे रहे हैं क्या? अरे आप क्या कर रहे हैं भैया, आप तो बताइए। आप क्या खैरात और अनुदान दे रहे हैं क्या? आप क्या राज्य सरकार का कमाया हुआ पैसा दीजिए, और जिसका आपने हलफनामा दिया है, क्या कर रहे हैं? हलफनामा निकाल के दिखाऊं आपको।
आप वो दीजिए जो राज्य का हक है, और राज्य के हक में हमको इतना साथ अगर आप खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं तो फिर इस बात को भूल जाइए कि झारखंड का हित की बात करने वाले लोग आप हैं। न सड़कें बन रही है, न किसी प्रकार के विकास हो रहे हैं, सब कुछ बंद है और केवल झारखंड का लंबी बातें यहाँ से लेकर के अंतरराष्ट्रीय बातें, तो कैंसिल झारखंड की बातों की चर्चा नहीं कर रही है। अब चले गए चीन, सब सारा चीन दुनिया जापान देख नहीं रहा जा रहे है हैं। कि चीन के अंदर सुप्रीम भारत कोर्ट में दिया गया हलफनामा उठा के पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ हलफनामा उठा के पढ़ लीजिए। क्या हलफनामा उठा के पढ़ लो साहब? आपने सीधा सीधी आपने तय कर लिया है, आपने तय कर लिया है इस सरकार में कि हम अपनी बात कुछ नहीं करेंगे, हम झारखंड की बात कुछ नहीं करेंगे, जहां कुछ होगा लेके चल जाएंगे, चीन से लेके अमेरिका से लेके सारा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा को लेके जाएंगे। अरे मोदी जी तो सारे मुद्दे आपके थे, तो फिर मोदी जी को जनता ने पसंद क्यों किया थंपिंग मेजॉरिटी से? सारे काम सारे विकास मेजॉरिटी क्या मतलब है? कहाँ जितना जो वादा करके आए थे कहाँ फ्लॉप आप है? जनता ही फैसला करेगी राज भाई। इस देश में लोकतंत्र की आत्मा मरी नहीं है, जनता ही फैसला करेगी। सामने 24 तो फैसला की ना मोदी जी को, यही जनता फैसला करके मोदी जी को फिर से कि जीवन भर के लिए चुना गए, चुनाव आ रहा है, तब जनता बताएगी कि आपने जनता झारखंड में रहते हैं, झारखंड की चिंता कीजिए ना, झारखंड की चिंता तो चिंता कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कुछ भी होता है किसी की चिंता सरकार पे सारा कब तक जनता को पूर्वक बनाइएगा? कब तक यहाँ के नौजवानों को बताइए कि आपने जो प्रवासी मजदूरों के साथ वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? चलिए इस पे बताइए। सरकार के पास प्रवासी मजदूरों के आंकड़े नहीं है, हमारे पास नैतिक अधिकार नहीं है, हमारे पास कम है। बिजली का आकार मचा हुआ है, बिजली के प्रोडक्शन के लिए अगर कोई काम करता है तो उस पर अमली उठाएंगे और बिजली के लिए आरबीआई का खाता सिर्फ पैसा निकालिएगा और राज्य का 2500 करोड़ देने के लिए जबान नहीं खुलेगी। इरफान भाई, अरे इतना गुलामी करके राजनीति में पूरे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने लाखों टन अनाज दिया, हर खाता तक 500 रुपया जनधन। इरफान भाई कुछ कह रहे हैं, खाता में 500 रुपया गया। बोलिए मोदी जी ने बोलिए इरफान भाई बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ तो हाँ इरफान भाई बोलिए राज भाई, इरफान भाई का एक सवाल है वो ले लेते हैं। राज भाई इरफान भाई का एक सवाल है वो ले लेते हैं, उसका जवाब दे देंगे एक बार आप। इरफान भाई बोलिए। मैं राज्य से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जनता है, झारखंड की जो जनता है या हिंदुस्तान की जो जनता है, बहुत ही सेंटिमेंटल जनता है। इसके सेंटिमेंट के साथ आप लोग मत खेलिए। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आपकी बात पर यहाँ की लोग, यहाँ की जनता ने जो जो आपने कहा वो देखिए मोदी जी के अलावा इनके जुबान में कुछ है ही नहीं है। मैं क्या सुनिए बात सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो कुछ आपने फरमान जारी कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कुछ बोलिए। जो कोविड अस्पतालों की दुर्दशा है, ये जाकर के आम लोगों से पूछिए, जनता का अस्पताल में जो लोग गए उनसे प्रधानमंत्री के प्रति प्यार था लोगों का। अस्पतालों की क्या दुर्दशा है? अरे भाई बात सुनिए ना, बट हाँ बोलिए इरफान भाई बोलिए। पैसा आप रखिएगा तो आप तो लेके अपने मुख्यमंत्री से कुछ कहते नहीं है, जो भी बोलिएगा वो प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलिएगा, उनसे नीचे आप बोलते नहीं है कुछ। अरे बात सुनिए ना, अभी आपने कहा कि जिस तरह से कोविड में आपने विश्वास, किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों को आपने विश्वास भी नहीं लिया। आनंद फानंद में 8 बजे निकले और कह दिया कि पूरा देश लॉकडाउन रहेगा। अरे भाई कम से कम बात कर लेते, क्या साइड इफेक्ट होगा, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग प्रवासी मजदूर हमारे भूख से मर गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए, क्या आप लोग प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री क्या करेंगे? अरे भाई सुनिए ना, बात सुनिए, आज आप सुनिए मेरी बात सुनिए, खत्म होने दीजिए। आपने जब कहा कि नहीं कोविड आ गया, कहा कि थाली बजाओ, यहाँ की जनता ने आपको सम्मान किया, थाली बजाने का काम किया। घंटी बजाओ, घंटी बजाने का काम किया। उस दिन दिवाली बना दिया, कहा कि नहीं चैनल टूटेगा, कोरोना भाग जाएगा। जब कोरोना नहीं भागा तब कहे नहीं, मोदी जी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, अपने मुख्यमंत्री समझिए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे अभी ऐसे समय में जब आपके पास पैसे नहीं है? सारा पैसा आप लोग ले गए, लूट लिए झारखंड, दोनों इंजन के साथ झारखंड को लूट लिया आप लोगों ने। इरफान भाई हमारे पास पैसा नहीं है, इरफान भाई पैसा
इरफान भाई, राज सिन्हा जी से जवाब ले लेते हैं। राज सिन्हा जी से जवाब ले लेते हैं। में आने वाली नहीं है, जनता सारा कुछ समझ रही है। नहीं, आप क्या कर, जनता हिसाब लेगी, में आने वाली है, जनता आपका हिसाब लेगी, भाजपा का हिसाब लेगी जनता। सुनिए, अब हम लोग देखिए, अभी हमारा काम होगा, हमारी सरकार अच्छा काम करेगी, हमारे युवाओं को मत भड़काइए आप, और हमारे युवाओं को मत तोड़िए आप लोग। जल्दी आपसे आने वाला है, आपसे जनता विश्वास है, नहीं, मुझे विश्वास है, जनता पूछने वाली है आप लोगों से। मुझे विश्वास कि जो बातें करके आए थे, मुझे विश्वास है कि युवा लोग समझेंगे और स्वतः जो धरना है, आंदोलन खत्म करेंगे, क्योंकि हम लोग इंसाफ देंगे युवाओं को। शायद है युवा समझ रहे हैं इस बार आप लोग, चलेंगे नहीं, युवा समझ गए इस बार आप लोगों को, खिलवाड़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए बहुत हो गया, अभी चुनाव रिजल्ट देख लीजिएगा आप लोग, उपचुनाव भी देखिएगा, लगातार आत्महत्या की जनता नहीं बढ़ रही है इस राज्य के अंदर, बहुत ये तो है दुर्दशा। अबे यह दुर्दशा है, जमात, ये लोग जमात के लोग बात बेरोजगारी के आकर के फ्रस्ट्रेटेड हत्या कर रहे हैं। अभिषेक जी सरकार की उपलब्धि है साहब। अभिषेक जी सुन लीजिए, अभिषेक जी सुनिए, अभी मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग सुनिए, चाइना से निकला कोरोना वायरस, पहुंचा ईरान, पहुंचा इटली, स्विट्जरलैंड, अमेरिका पहुंचा, जैसे हिंदुस्तान आया, यही भाजपा के लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान कर दिया, कहा कि जमाती लोग फैलाया है। कहां गया जमाती लोग? आज हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपको, क्यों किसी वर्ग को आप लोग बदनाम करते हैं? देखा, चलिए अच्छा हुआ। चलिए इरफान भाई थोड़ा वक्त हमारे पास कम है, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। ये बातचीत ऐसी है कि ये बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों हमारे साथ जुड़े और मानसून सत्र पर हमने चर्चा की है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम झारखंड की आवाज क्यों हैं। 16 जुलाई को हमने एक तस्वीर दिखाई थी, एक कहानी दिखाई थी। कहानी थी सीआईपी में सुरक्षा के घोटाले का, कि कैसे 20 साल से एक ही कंपनी को वहां पर सुरक्षा का टेंडर मिल रहा है, एसआईएस, जहां वहां के गार्ड को 20,000 रुपए मिलने चाहिए, कंपनी मात्र 12,000 रुपए देती है। उन गार्ड्स का दर्द भी हमने आपको दिखाया था, जिसके बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे लेकर के आंदोलन की तैयारी में है। आम लोगों के मुद्दों को हम जो है, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो मामला क्या था, उस मामले को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। में सुरक्षा के नाम पर घोटाला, एक गार्ड को मिलने चाहिए 20,000 रुपए, पर गार्ड को मिलते हैं मात्र 12,000 रुपए। पिछले 21 साल से सीआईपी में चल रहा घोटाला, बिना ओपन टेंडर के एक ही कंपनी को 21 साल से मिल रहा टेंडर। यह है रांची में कांके स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान यानी सीआईपी। कागजात के मुताबिक यहां प्रतिदिन 120 सुरक्षा गार्डों की तैनाती होती है, मगर गार्ड की असली संख्या दरअसल 100 से ज्यादा नहीं है। हम आपको अब हैरान करने जा रहे हैं। हर माह एक सिक्योरिटी गार्ड के वेतन मद में 20,850 रुपए सैंक्शन है और गार्ड को भुगतान किया जाता है सिर्फ 12,500 रुपया। यहाँ सीआईपी में 9 साल से काम कर रहा हूँ सर। 12,500 रुपये मिलता है सर काट पीट के। सब काट पीट? जी सर। 13,500। कहाँ काम करते हैं आप? सीआईपी में। ऑन पेपर अगर 120 गार्ड की दर से ही बात करें तो प्रति गार्ड 7,000 रुपए बचते हैं। 120 गुना 7,000 होते हैं 8,40,000। अब ये पैसे किसकी जेब में जाते हैं, इस सवाल पर आरटीआई कार्यकर्ता गुलाम रब्बानी ने जब पत्राचार किया तो ये सच्चाई उजागर हुई। करते आ रही है, इसके लिए कभी उसको वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया गया है और यहाँ पे 70 एसआईएस का जो गार्ड है काम कर रहे हैं, लेकिन 120 122 का यहाँ पे जो बिल बनता है, उसके बाद उसमें जो बिल बनता है उसमें यहाँ पर इसी में घोटाला ये है कि सबसे डबल शिफ्ट मजदूरी करा जाता है। कभी एक दिन भी इन लोग का छुट्टी नहीं हुआ है।
ठीक है। पैसा इन लोग को मिलना चाहिए मिनिमम वेजेस 20,500 रुपया, जो कि इन लोग को मिलता है 12,500 रुपया मिल पा रहा है, जो कि ये भी एक घोटाला है। और इसके बदले में जैसे जनरली होता है कंपनी को सर्विस चार्ज मिलता है, लेकिन यहाँ पे सर्विस चार्ज यही एक एकमात्र ऐसा कंपनी SIS जो कि सर्विस चार्ज के बिना कार्य कर रही है। प्रति माह 8,40,000 तो पिछले 21 साल में ये राशि कितनी होगी जरा अनुमान लगा लीजिए। लगभग 20 करोड़ होते हैं। 2017 में ऑडिटर जनरल ने इस बात पर आपत्ति की। केंद्रीय श्रम विभाग ने भी शिकायत की बात मानी है, मगर मौजूदा निदेशक डॉक्टर डी राम ने किसी भी रिपोर्टर के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। टेलीफोनिक बातचीत में वो ऐसी किसी भी गड़बड़ी से साफ इनकार करते हैं। समय चाहिए था थोड़ा। रिगार्डिंग एक आरोप ये है कि सिक्योरिटी एजेंसी SIS का पेमेंट का कुछ गड़बड़ी चल रहा है यहाँ पे 20 साल से। कुछ पत्र भी आपको आए हैं श्रम विभाग से और अन्य एजेंसियों से। जी जी, क्या मामला है? सर जी जी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मामला है? मामला तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, नहीं गलत है ये बात। जी 30,000 सेंक्शन है और 12.5 या 13,000 कुछ रुपए दिए जाते हैं इनको, ये गलत है? हाँ गलत है ये। अच्छा, आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि गलत है? मेरे पास पेपर है, बिल है। जो हम पे करते हैं जी जी, आप जो पे करते हैं वो है कुछ और, आपको जो भुगतान मिलता है वो कुछ और है। माने एजेंसी को का जो अप्रूव्ड है, सिक्योरिटी के लिए अलग, गार्ड के लिए 30,850 रुपए है, गनमैन के लिए 22,920 है, सिक्योरिटी अफसर के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पास हैं कितने? आप माने कितने आपकी रिक्वायरमेंट है, कितने लगाते हैं? एग्जैक्टली अब ये देख के बोलना होगा। हाँ फिर भी एक अंदाज तो होगा ना, 50, 60? नहीं 100 से ज्यादा है। अच्छा, तो ये एकदम गलत बात है। आपके यहाँ कोई पेमेंट वेमेंट? तो ये सुरक्षा का घोटाला आपने देखा, लगभग 20-21 करोड़ रुपए का ये घोटाला है सालाना। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला है और कैसे चलता है। हमने इसका पर्दाफाश किया था, हमने आपको दिखाया था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे लेकर के आंदोलन के मूड में है। ऐसे ही मुद्दे हम उठाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए इस बुलेटिन में। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर जारी रहेगा। नमस्कार।